इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो डेफिनेशन तो यहाँ पर लिख रखी है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सरफेस को नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई सरफेस है, ये किस तरह से रखी हुई है, ये स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखी हुई है। अभी मैं आपको 3D ग्राफ भी दिखाऊंगा। तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ पास हो रही हैं, ठीक है, तो इससे ये परपेंडिकुलरली पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये फुल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसे हम ग्राफ की हेल्प से समझना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ये ग्राफ बना रखा है, ये समझ लीजिए आपको ये एक प्लेन शीट है, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेन शीट है, ठीक है, और ये वाले जो आपको ये कलरफुल लाइंस दिख रही हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ग्रीन येलो, ठीक है, येलो तो नहीं है यहाँ पर, ग्रीन रेड और ये ब्लू कलर की जो लाइंस दिख रही है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इनका डायरेक्शन मैंने कुछ नहीं बना रखा है, तो डायरेक्शन आप कुछ भी समझ सकते हो, इधर भी उधर भी किधर भी समझ सकते हो आप डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना भी इस प्लेन से देखिए पास हो रही हो, कैसे पास हो रही है, परपेंडिकुलर पास हो रही है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो मान लीजिए यहाँ पर कितनी लाइन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है इससे, 7 यूनिट। अभी देखेंगे समझ में आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही हैं वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो वापस आते हैं हम लोग बोर्ड पर, तो क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फॉर्मूले से समझ में आएगा, फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, ठीक है, छोटा सा फ्लक्स डी फाई, अगर हम छोटा सा एरिया यहाँ पर ले लें कुछ डी एस या डी एस, या चलिए मैं ए एरिया ले लेता हूँ, जैसे बुक में एस लिखा होता है, मान लिए ए एरिया, मैंने डी एरिया, छोटा सा डी एरिया ले लिया, तो डी फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के ऊपर वेक्टर लगा रखा है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता ही है, एरिया को भी हमने वेक्टर बना दिया। देखिए हमें ज़रूरत पड़ी वेक्टर की, तो हमने एरिया को एक डायरेक्शन दे दिया और उसे क्या बोल दिया, एरिया वेक्टर। मैंने पहले पिछली वीडियो में समझाया रखा है, वैसे ये फिर से समझा देता हूँ मैं कि एरिया वेक्टर होता क्या है। मान लीजिए कोई एरिया है, ये इसके जस्ट परपेंडिकुलर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, देखिए इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या होगा, स्क्रीन से बाहर आता हुआ या स्क्रीन के अंदर जाता हुआ, या इस तरह से समझे अगर ऐसा कुछ स्क्रीन के परपेंडिकुलर अगर रखा हुआ है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, इस सरफेस के ऊपर, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो जस्ट उसके परपेंडिकुलर होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका एरिया जो हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा उस एरिया वेक्टर का, इस एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। और क्लोज सरफेस के लिए मैंने बताया था, मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब है, तो अब मान लीजिए टॉप की सरफेस का हमें देखना है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, लेकिन जब भी क्लोज्ड फिगर होगा तो किसी भी सरफेस का हम एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेंगे, सरफेस से बाहर की तरफ। क्लोज नहीं है अगर तो आप किधर भी लो, इधर लो इधर लो, आपकी मर्जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग ये ले लेंगे, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ जिधर भी, लेकिन क्लोज्ड फिगर में हमेशा बाहर की तरफ होगा, यहाँ आप किधर भी ले, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया आपका ई डॉट डी ए, और मैंने पहले बता रखा है आपको कि ए डॉट बी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और क्या होता है वो ए बी कॉस थीटा, जहां भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, यानी फ्लक्स क्या हो गया आपका, स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, थीटा क्या होता है, इन दोनों ए और बी वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो वेक्टर्स है जिनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो थीटा क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा इधर, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल सेम है, तो यहाँ पर थीटा हम क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोल देंगे, ठीक है। तो फिलहाल फॉर्मूला हुआ ई डी ए कॉस थीटा। मान लीजिए अगर हमें पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे एरिया से जो पास हो रही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे सर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा तो कांस्टेंट होगा, देखिए थीटा कुछ वैल्यू होगी, 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री कुछ तो होगी वैल्यू, तो थीटा कांस्टेंट हो गया, मतलब कॉस थीटा भी कांस्टेंट हो गया, तो कॉस थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ पर यूनिफॉर्म माने, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूनिफॉर्म मान रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तब क्या होगा, ये ई बाहर आ जाएगा और इधर ये डी फाई पूरा क्या बन गया, फाई बन गया इंटीग्रेट होकर के, और ई बाहर आ गया, कॉस थीटा भी बाहर आ गया, दोनों कॉस थीटा तो कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना हमने कि वो यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी ए हो गया।
इंटीग्रेशन ऑफ डी का मतलब क्या हुआ, ऐसे डी एलिमेंट पूरे इस एरिया में आप ले लो और उन सभी को जोड़ दो, उन सभी को जोड़ दोगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डी बन जाएगा टोटल एरिया, तो इसे लिख सकते हैं हम ई ए कॉस थीटा। अब ई ए कॉस थीटा को हम ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया ई डॉट ए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं भी है लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगी ना हर एक पॉइंट पर, यहाँ इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस केस में भी हम ई ए फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये बन गया ई डॉट ए, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया ई डॉट ए। अच्छा यूनिट की बात करें अगर, तो अब ये आया आपका ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की तो कोई यूनिट होगी नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की ही यूनिट होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, कूलम, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज मतलब फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का अगर हम यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यूनिट क्या हो गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है।